हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में हम फर्स्ट ऑर्डर अभी कम्प्लीटली देख चुके हैं, ठीक है। उसके कुछ जो एग्जांपल्स होंगे हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी ये जो पर्टिकुलर पार्ट है चैप्टर का वो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, और एनसीईआरटी में तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन तुम्हारे बोर्ड्स में भी नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्योरली जेई के पर्सपेक्टिव से मैं करवा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सेकंड ऑर्डर और nth ऑर्डर देखेंगे, गॉट इट। नाउ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होगी जिसमें द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर इज रेट दैट रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, किसी भी एक रिएक्टेंट के, ठीक है। सेकेंड वन इज जो सेकेंड ऑर्डर की है उसमें द थर्ड वन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखो those reactions in which the rate of reaction is proportional to second power of the reactant or reactants। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरीके का कुछ हो सकता है, हमारे पास इस तरीके का कुछ हो सकता है, ठीक है। हमारे पास ऐसा कुछ भी हो सकता है, है ना। इन सब का ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो ऐसे तो इसमें अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ है अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन हम किन को चूज़ करेंगे जो मतलब प्रिटी मच लॉजिकल है, जो जिस पे क्वेश्चन आए हैं या आ सकते हैं, ठीक है। तो हम हर एक सिचुएशन को या हर एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, पहली चीज़। और जो दूसरा, अगर मैं इसमें कोई भी फॉर्मूला दे रहा हूँ, है ना, या कोई हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए है। मतलब मान लो मैंने इसके लिए कोई फार्मूला डिराइव किया तो वो इसमें अप्लीकेबल नहीं होगा, या इसका कोई फार्मूला होगा तो इसमें अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो दो रिएक्शन या दो टाइप के रेट लॉज को डिस्क्राइब करेंगे वो ये दोनों हैं, क्लियर है, ठीक है जी। तो इसको मिटाते हैं अभी। तो हमारे पास कंडीशंस क्या आई या सिचुएशंस क्या आई, एक तो हमारे पास आ गई ये सिचुएशन, ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है जी। और एक हमारे पास सिचुएशन आ गई ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है जी। इसका अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो R इक्वल्स टू के इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है जी, सिंपल इनफ। ये सेकेंड ऑर्डर हो गई। क्या हुआ, कुछ तो गिर गया नहीं, ओके। इस वाले केस में अगर तुम देखो तो रिएक्शन का रेट होगा R इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 1 और b की पावर 1, ठीक है जी, क्लियर है। अभी इसकी बात कर लेते हैं भाई। t इक्वल्स टू 0 पे ये लेट से a नॉट है, t इक्वल्स टू t पे ये at हो गया, at इक्वल्स टू a नॉट माइनस x, और ये कितना हो जाएगा x। हालांकि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। सेम वे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर दो केस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो केस हो जाते हैं। एक केस क्या है, जब इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दैट इज ए नॉट इज इक्वल्स टू बी नॉट, और यहाँ पर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं है, ई नॉट इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। ये ए नॉट होगा टी इक्वल्स टू 0 पे, और ये ए नॉट होगा टी इक्वल्स टू 0 पे। टी इक्वल्स टू टी पे कितना हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, इस वाले को भी हम इसको यूँ समझ लो, ए टी हो गया, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस एक्स, और ये हो गया, ये वाला भी ए टी हो गया, विच इज़ अगेन इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। इसको यहीं पे विराम देते हैं, जरा इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया आर इक्वल्स टू ये है, तो आर इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में आई एम ड्रॉपिंग दैट,
जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, नथिंग एल्स। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx बाई dt। भाई dx बाई dt तो हमेशा मतलब r इक्वल टू dx बाई dt हर केस में रहता है, चाहे ये इसका तुम स्टोइकियोमेट्री चेंज कर दो, चाहे कुछ तो भी हो, कैसे भी करके dx बाई dt ही रहता है, ये हम देख चुके हैं पहले भी। दिस विल बी इक्वल टू k इंटू a का स्क्वायर, a इज़ at बेसिकली, तो a नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको डिराइव कर लो, dx बाई dt है तो dx बाई dt dx अपॉन इसको नीचे ले आओ, a नॉट माइनस एक्स इक्वल्स टू k इंटू डी टी। ये आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, ये a नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो dx अपॉन a नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा तो एक सेकेंड रुको, ठीक है। अच्छा, dx बाय dt। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, x की वैल्यू 0 से लेकर x तक है, 0 से x तक आ रही है। इसकी वैल्यू कहाँ से है? t की वैल्यू। भाई यहाँ t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? 1 अपॉन a नॉट माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन, देखो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, बेसिक लेवल पे ये ऐसे आता है। इसको हम क्या लिखेंगे? a नॉट माइनस एक्स रेस टू 2 आएगा ना, ये सॉरी माइनस 2 आएगा, तो a नॉट माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ठीक है जी, और इसको हम 0 से x तक डाल देंगे। k को हम लिख लेंगे k इंटू टी, डी टी का तो t आएगा 0 से t तक, तो यहाँ पे x आ गया, माइनस 1 है ना ये, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 है, मैंने माइनस बाहर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें माइनस एक्स है ना, तो इसका भी माइनस आएगा, तो हम उसको माइनस बाहर, तो माइनस 1 और माइनस ये प्लस हो चुका है। अब यहाँ पे क्या आ गया? a नॉट माइनस एक्स, सॉरी a नॉट माइनस एक्स नहीं, 1 अपॉन a नॉट माइनस एक्स, 1 अपॉन a नॉट माइनस एक्स 0 टू एक्स आ गया, ये के टी आ गया, t माइनस 0 t होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन a नॉट माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन a नॉट इक्वल्स टू के टी। तो अगर मैं लिखूँ इसमें k इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन a नॉट माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a नॉट। ठीक है जी, ये क्लियर होगी बात। ये तुम्हारा k का फॉर्मूला आ गया। तुम्हें अगर x में चाहिए तुम x भी निकाल सकते हो इससे। x की सीधे सीधे वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, x इज इक्वल्स टू a नॉट स्क्वायर के टी अपॉन a नॉट के टी प्लस 1। ठीक है, तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो इसको। गॉट इट? के टी इधर आ जाएगा, a नॉट, मतलब तुम ये वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक, x को अगर तुम्हें निकालना हो तो इन टर्म्स ऑफ k एंड d तुम ये निकाल सकते हो। गॉट इट? हालांकि इसकी ज़रूरत कोई पड़ती नहीं है, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इसमें है वो सिर्फ और सिर्फ ये है। ठीक है, तो आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो सब कुछ आ चुका है। ठीक है, 1 अपॉन टी। ठीक, इसको चाहो तो तुम दोनों को ऐड भी कर सकते हो। इसको a नॉट आएगा माइनस a नॉट प्लस एक्स, तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट दिस k इज़ इक्वल्स टू, मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, k इज़ इक्वल्स टू x अपॉन टी a नॉट इंटू a नॉट माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो गॉट इट? ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें इस वाले की, अब मैं ब्लू पेन से थोड़ा लिखूंगा ताकि क्लियर हो जाए कि अपन किसकी बात करें। यहाँ पे a और b की दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? दैट r इज इक्वल्स टू सीधे सीधे dx बाई dt, वो da बाई, मतलब डेफिनेटली इट कैन बी रिटन एज, चलो लिख ही लेते हैं यार, इतना बताने से अच्छा तो यही है, सीधे सीधे लिख दो। ये हुआ कि नहीं हुआ? देयरफॉर dx बाय dt इज इक्वल्स टू k इंटू a की कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1, मतलब a नॉट माइनस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा? a नॉट माइनस एक्स। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या आ रहा है एग्जैक्टली? इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल्स टू k इंटू a नॉट माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर तुम देखो इसको और इसको कंपेयर कर लो,
ठीक है, दोनों सेम है कि नहीं है। तो देखो 2 केस बताए मैंने, उसमें क्या किया मैंने, एक को सेम मतलब एक ही रिएक्टेंट रखा, उससे प्रोडक्ट बन रहा है, और उसकी मैंने पूरी की पूरी ये डिराइव किया, ये आ गया। अच्छा, इस वाले केस में जिसमें 2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं, इसकी पावर, इसकी ऑर्डर भी 1 है, इसका ऑर्डर भी 1 है, इस केस में अगर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है तो ये केस एग्जैक्टली इसके जैसे ही आ जाएगा। तो इसकी आगे डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तुम कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर होगी ये बात? ठीक है जी। अच्छा, लेट्स डू दिस वन। गॉट इट? ठीक है, अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे ये A नॉट रहेगा और ये B नॉट रहेगा। t इक्वल्स टू टी पर ये क्या हो जाएगा, A नॉट माइनस एक्स, दिस इक्वल्स टू AT, और ये BT हो जाएगा विच इज़ B नॉट माइनस एक्स। ठीक है, देयरफॉर सीधे सीधे लिख देते हैं R इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू क्या है, K इंटू A की कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ A नॉट माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा B नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन A नॉट माइनस एक्स इंटू B नॉट माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू K डी टी। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम करोगे तो यहाँ पर 0 से लेकर x, ठीक है, और ये 0 से लेकर t। ठीक है, ठीक। अब मैं सीधा यहाँ से इस पूरे पेज को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू होगा इसके आगे का। ठीक है, अगर मान लो तुम इसको लिखना चाहते हो, तुम इसको कैसे लिख सकते हो, बी नॉट माइनस ए नॉट। ठीक है, अगर मैं 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर बी नॉट माइनस ए नॉट रख दूं अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स। देखो भाई, ये जो तरीका मैंने यहाँ पे अपनाया है ये तुम अपनी मैथमेटिक्स में भी सीखोगे, शायद सीख चुके होगे। ठीक है, तो जो मैं कर रहा हूँ बेसिकली क्या है कि क्योंकि ये प्रोडक्ट है, मैं इनको अलग अलग करना चाहता हूँ ताकि इनको फिर से इंटीग्रेट कर सकूँ। ठीक है, देखो अगर मैं इसको माइनस एक्स और प्लस एक्स से माइनस एक्स प्लस एक्स कर दूँ, मतलब प्लस माइनस एक्स इसमें ऐड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, सेम थिंग विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू के टी हो गया 0 से लेकर t तक, ये 0 से लेकर x तक है। यहाँ पर अगर तुम देखो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन बी नॉट माइनस, ये राधा रुको, ठीक है, इसको जस्ट यहाँ नेक्स्ट पे ले आते हैं। गॉट इट, 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर बी नॉट माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे माइनस ऑफ ए नॉट माइनस एक्स, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी नॉट माइनस एक्स माइनस ऑफ ए नॉट माइनस एक्स। अगर तुम ध्यान से देखो बी नॉट माइनस एक्स है और माइनस ए नॉट प्लस एक्स है, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट सकता है, अपॉन ए नॉट माइनस एक्स इंटू बी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, ये डी एक्स हो गया और यहाँ पे के टी आ गया। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको ये 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स आ जाएगा, बी नॉट माइनस एक्स, सॉरी बी नॉट माइनस ए नॉट। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, सॉरी ये 0 टू x रहेगा, तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 1 अपॉन ए नॉट माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन बी नॉट माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, सॉरी डी टी नहीं के टी। ठीक है, अगर अब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, एक मिनट रुक जाओ, माइनस ऑफ, ठीक है, यहाँ तक हम क्लियर है भाई, कोई पंगा नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट इंटू, अच्छा इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, एल एन ऑफ माइनस ऑफ एल एन ऑफ ए नॉट माइनस एक्स, क्योंकि एक्स का जो पावर है वो एक्स की जो साइन है वो -1 है, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ बी नॉट माइनस एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ है ना, और ये हो जाएगा 0 से लेकर x तक, और ये हो जाएगा के टी।
ठीक है जी। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि इसके बाद यहाँ था मतलब 1, ये 2 है और यहाँ पर अभी 3 मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम इसको देखो करके तो क्या आएगा 1/B0 माइनस A0 इंटू, देखो x इक्वस टू मतलब x इक्वस टू x और 0 डालोगे, यहाँ क्या आ जाएगा ln ऑफ 1/A0 माइनस ln A0 माइनस x प्लस ln A प्लस ln B0 माइनस x माइनस ln B0, ठीक है। ये तुम्हारा आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू KT, ठीक। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1/B0 माइनस A0 इंटू ln ऑफ A0 इंटू B0 माइनस x अपॉन B0 इंटू A0 माइनस x, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू KT। तो यहाँ पे अगेन मैं K का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ 1/T इंटू 1/B0 माइनस A0 इंटू ln ऑफ A0 इंटू B0 माइनस x अपॉन B0 इंटू A0 माइनस x, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें ध्यान देनी है वो ये है कि इस केस में A0 इज़ नॉट इक्वल्स टू B0 है, तभी ये डिफाइंड होगा। अगर तुम A0 इक्वल्स टू B0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, तो होल ये जो पूरा का पूरा हमने किया है दिस विल नॉट बी डिफाइंड फॉर इट, ठीक है। गॉट दिस। तो ये क्लियर रखना है भाई अपने दिमाग में, ठीक है। तो यू कैन नॉट हैव दिस लाइक दिस, ठीक है। तो K इक्वल्स टू 1/T B0 माइनस A0 ln, ठीक है। ये आ चुका है तुम्हारे पास, गॉट इट, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना लिख लिया तुमने, यहाँ तक ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तुम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, ये आगे थोड़ा काम आएगा भी। इस फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इस केस में वैलिड है। अगर ये केस हुआ या ये केस हुआ, इन दोनों में ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। अगर तुम B0 इक्वल्स टू A0 रख दोगे तो ये नॉट डिफाइंड है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ही या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट डिफाइंड, गॉट इट। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द हाफ लाइफ, द हाफ लाइफ ऑफ दिस। तो यहाँ पर हाफ लाइफ डिफाइंड होगी, यहाँ पर हाफ लाइफ डिफाइंड होगी, यहाँ पर हाफ लाइफ डिफाइंड नहीं होगी। क्यों बोला था मैंने, ये बात याद होगी तुमको। आई टोल्ड यू दिस थिंग कि इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली कि भाई हाफ लाइफ डिफाइंड होने के लिए दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं इसमें हाफ लाइफ को डिफाइन करना शुरू करूँ तो क्या होगा, इसमें अगर मैं हाफ लाइफ को बोलूँगा तो किसकी हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाए। तो ज़रूर जब ये दोनों के दोनों अलग हैं तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन दोनों एक ही टाइम पे हाफ हो सके, एक ही टाइम पे दोनों के दोनों हाफ हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना पक्का, ठीक है। तो इस केस में डिफाइंड होती नहीं है, इस केस में टी हाफ डिफाइंड नहीं होगा, इस केस में डिफाइंड होगा, इस केस में डिफाइंड होगा, क्योंकि दोनों के दोनों केस सेम है। तो मैं इन दोनों केसेस के लिए यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक। इसको अब मैं मिटा रहा हूँ यहाँ ये पार्ट, ठीक है। ये जो तुम्हारी इक्वेशन आई है इसको यूज़ कर लेते हैं, गॉट इट, ठीक है। यहाँ पर देखो K इज इक्वल्स टू टी हाफ का मतलब क्या हुआ, पहले तो लाइफ टाइम की बात कर लेते हैं, लाइफ टाइम की बात करते हैं सबसे पहले। लाइफ टाइम का मतलब क्या हुआ, AT इज इक्वल्स टू A0 या x इज इक्वल और x इज इक्वल्स टू 0। बाकी सब चीज़ें तो तुम देखते रहना, बस ये दोनों चीज़ें तो पर्टिकुलरली श्योर है ही हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो K इज इक्वल्स टू या T इज इक्वल्स टू 1/K इंटू 0 अपॉन, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 है ना तो x इक्वल्स टू 0 रख दिया, A0 इंटू A0 माइनस x क्या हो गया, एक सेकंड रुको, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू A0 सॉरी x इक्वल्स टू A0 और ये इक्वल्स टू 0 होगा, उल्टा हम बोल रहे थे, तो अभी तो हम कह रहा हूँ गलती से मिस्टेक हो गया, ये हो गया और यहाँ पे A0 रख दो। तो अगर तुम देखोगे तो ये समथिंग A0 अपॉन 0 आ रहा है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। या यूँ कह लो कि अगर A0 इक्वल्स x इक्वल्स टू A0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन कभी भी x इक्वल्स टू A0 नहीं होता। x ऑलवेज ट्राइज टू रीच A0 तक पहुंचने की कोशिश करता है, A0 कभी भी होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, एज x टेंड्स टू A0 मतलब
रिएक्शन ख़त्म होने के कगार पे जा रही है तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर t देखोगे तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहेगा, ठीक, गॉट इट। तो x अगर टेंड टू ए नॉट है तो t टेंड टू इन्फिनिटी, तो इसका लाइफ टाइम क्या हो गया, इन्फिनिट। लाइफ टाइम क्या हो गया, इन्फिनिटी, ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों के लाइफ टाइम इन्फिनिट है। अच्छा, अब हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं, हाफ लाइफ की, ठीक है जी। हाफ लाइफ में क्या हो रहा है, हाफ लाइफ में AT इज इक्वस टू ए नॉट बाई टू, ठीक है। ए नॉट बाई टू रख दो कहाँ गया, इस वाली इक्वेशन में। तो T इज इक्वस टू एक्स इक्वस टू ए नॉट बाई टू, एक्स इक्वस टू ए नॉट बाई टू हो जाएगा, एक्स भी ए नॉट बाई टू हो जाएगा, ए नॉट भी, तो ए नॉट बाई टू इंटू के इंटू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, ये कितना आ जाएगा, मतलब इसको इनफैक्ट AT इक्वस टू ए नॉट रखना है तो ए नॉट बाई टू रख दो इसको, ये क्या आ जाएगा, ये तो ये पूरा कट गया, इक्वस टू 1 अपॉन के ए नॉट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है भाई, T हाफ इज इक्वल्स टू दिस, ये फॉर्मूला आ रहा है इक्वल्स टू T हाफ, ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। अगर तुम इसमें देखो ध्यान से तो T हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए नॉट, और मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था कि T हाफ ऑफ एनी ऑर्डर, कोई सा भी ऑर्डर हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻1 माइनस n। n क्या हुआ यहाँ पे, ऑर्डर, गॉट इट। ये याद है तुम्हें कि नहीं है, सॉरी नॉट AT, ए नॉट, ठीक है। तो क्लियर हुई है कि बात की नहीं, ठीक है। T हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻n-1, ठीक। ये यहाँ से सीधे से दिख रहा है। अगर इसी चीज़ को तुम फर्स्ट ऑर्डर में लगाओ तो 1 माइनस 0 a⁻1, ठीक है, ये याद होगा तुम्हें। ए नॉट 1 2 के आया था, ठीक है। सेकंड वाले में 1 माइनस 1, मतलब सेकंड मीन्स फर्स्ट ऑर्डर 1 माइनस 1, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। इस वाले में 1 बाई ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो कूल, ठीक। चलो अब लेट्स टॉक अबाउट सम ग्राफ्स, ठीक है जी। ग्राफ की बात कर लेते हैं जल्दी से। ये जो फॉर्मूला यहाँ डिराइव किया, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ठीक है, होपफुली मैंने वो चीज़ें ना मिटा दी जो तुमने लिखी ना हो, ठीक है। अब ग्राफ्स की बात करते हैं भाई। तो ग्राफ्स में ठीक है, ग्राफ्स में क्या है, ग्राफ में अगर तुम देखो ठीक, ये ग्राफ में देखो 6 5 5 ही हैं, ओके। पहला है R वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है R वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R वर्सेस T, यहाँ पे है 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R वर्सेस T, ठीक है। एंड देन इज T हाफ वर्सेस 1 अपॉन ए नॉट समझते हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, गॉट इट। इसमें तुम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो सब भी कैलकुलेट कर सकते हो x बाई ए नॉट करके, अप टू यू, ठीक है। x का फॉर्मूला मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, गॉट इट। तो हम क्या कर रहे थे, ले R कॉन्सेंट्रेशन, देखो भाई R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हुआ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो पैराबोला होगा तो हम इस तरीके से बनाएंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, r इक्वल्स टू के
कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। ठीक है जो ओके। नाउ इसकी बात करो, यहाँ पर हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर को ही एक्स एक्सिस पे रख दिया, तो हम यहाँ पे y इक्वल्स टू के एक्स लिख सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे r इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टी। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा और ये घटता चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज अगर तुम इक्वेशन देखो तो इक्वेशन क्या है, 1/AT माइनस 1/A0 इक्वल्स टू KT। ठीक है, एसेंशियली यही तो इक्वेशन आई थी। ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या किया है, AT को अगर तुम निकालो, ये AT तो है भाई, ये दिस इज़ AT। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R बोल रहा हूँ तो ये AT है। AT को अगर तुम निकालोगे तो ये तो ठीक है 1/, ठीक, तो ये जो ऐसा कुछ कर्व आएगा। ठीक है, ये ना ही तुम्हारा पैराबोला है, ना ही तुम्हारा कोई क्या कहते हैं और कुछ है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ A0 भाई, AT इक्वल्स टू A0 था ना बिगिनिंग में, और ये फिर घटता चला जाएगा, कभी ज़ीरो को अचीव नहीं होगा, ज़ीरो को टच नहीं करेगा, लेकिन ऐसे घटता चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैंने 1/AT को y ले लिया है, तो y इक्वल्स टू समथिंग, या इस तरीके से लिखो y इक्वल्स टू KT या KX प्लस C, ये कुछ है। C ये तुम्हारा y एक्सिस पे क्या कहते हैं इंटरसेप्ट हो गया, और y इक्वल्स टू K पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा 1/A0 होना चाहिए, इसका स्लोप जो होना चाहिए वो तुम्हारा K के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये दिख रहे हैं ना, इसको इधर ले जाओ तो हम इसको C रख सकते हैं, KT मतलब T तो x एक्सिस पे है, मैंने KX रख दिया। ठीक है, अब तुम्हें ये ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए मैथमेटिक्स के तो पक्के से। ठीक है, मैथमेटिक्स की वजह से आने चाहिए ये तुमको। अच्छा, T हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A0। अगर T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A0 है तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, सॉरी एक मिनट, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो वेरी तो करेगा 1/A0। ठीक है, इट्स दिस। ठीक है, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ठीक है, K/A0 ही तो आ रहा था, स्लोप इज K या 1/K, नहीं स्लोप इज 1/K। ठीक है, तो क्लियर इनफ, ये आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारे ग्राफ्स हो गए। ठीक, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जल्दी से मिटाता हूँ फिर इसको। ठीक है जी, अब लिखो सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, लिखो सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, ये क्या होती हैं इसमें, ये देखते हैं। देखो भाई, जैसे मान लो तुम्हारे पास है A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास में। ठीक है, इसमें A0 और B0 जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ इसको। दो चीज़ें इसमें, पहली तो कि R इज इक्वल्स टू K इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन 1 और B का कॉन्सेंट्रेशन 1। ठीक है, और A0 इज या यहाँ पे लिख लेते हैं T इक्वल्स टू 0 पे, ये A0 है, ये B0 है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ A0 नॉट इक्वल टू B0। ठीक है जी। अच्छा, और T इक्वल्स टू T पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम AT इंटू इक्वल्स टू A0 माइनस एक्स, और ये क्या जाएगा BT इक्वल्स टू B0 माइनस एक्स। ठीक है, तो AT और x इज़ लेस देन A0 एंड A0 कामा B0 दोनों से। ठीक है, तो क्लियर होगी बात, सिंपल है, सब कुछ वही तो है, इस तरीके से ये आ जाएगा यहाँ पे K A0। ठीक, तो हम यहाँ पे अगर इसकी इक्वेशन लिख लें। अच्छा, ये केस कौन सा है, ये केस है जब B0 इज़, या कोई भी एक A0 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन B0 या B0 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A0। तो ये जो केस है A0 इज़ नॉट इक्वल्स टू B0, अगर मान लो
पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। आर इक्वल्स टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस डी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए नॉट माइनस एक्स बी नॉट माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, अगर मैं, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ, तो मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ। के इज इक्वल्स टू, व्हाट इज़ द इक्वेशन, 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट इंटू एल एन ऑफ ए नॉट बी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, बी नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स, यही तो है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। हमारे पास इसके ये इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x इज लेस देन ए नॉट एंड बी नॉट। ठीक है। नाउ अगर सेम रिएक्शन में मैं बी नॉट वेरी वेरी वेरी, सॉरी उल्टा कर रहा हूँ, वेरी 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 ग्रेटर देन ए नॉट कर दूँ, तब क्या होगा? अगर ऐसा है तो क्या मैं बी नॉट माइनस ए नॉट को लिख सकता हूँ कि ये अप्रॉक्सीमेटली बी नॉट के इक्वल होगा? हाँ है ना, सिंपल है। ए नॉट बहुत ही छोटा है उससे। 1 करोड़ में से तुमने 1 पैसा हटा दिया, ठीक है, तो कुछ भी पता नहीं चला। इनफैक्ट 1 रुपये भी हटाओगे तो भी कुछ पता नहीं चलेगा। ओके, नाउ जब बी नॉट और ए नॉट से तो छोटा है एक्स, तो मैं बी नॉट माइनस एक्स को भी अप्रॉक्सीमेटली बी नॉट लिख सकता हूँ। क्लियर इनफ? ठीक है जी, तो लिख लेते हैं इसको। अभी ये जब हो गया तो इसको अप्लाई कर दो इस इक्वेशन में। क्या आएगा? k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी इंटू 1 अपॉन बी नॉट माइनस ए नॉट, मतलब बी नॉट हो गया, इंटू एल एन ऑफ ए नॉट इंटू ये बी नॉट माइनस एक्स है, इसको बी नॉट लिख सकता हूँ, अपॉन बी नॉट इंटू ए नॉट माइनस एक्स। तो ये कट गया, ये कट गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, के डैश इक्वल्स टू के बी नॉट, मतलब बी नॉट को ऊपर ले जाओ, के इंटू बी नॉट अपॉन 1 अपॉन टी इंटू एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। इसे देख के कुछ याद आ रहा है? कुछ भूली बिसरी यादें आ रही हैं? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको देखूँ, के बी नॉट को बीच में से हटा दो, इसको हटा दो, कैन यू सी समथिंग? के इज इक्वल्स टू 1/t ln ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स। ये जो होती है, दिस इज दी, ये इक्वेशन किसकी है? फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द, इसको लिख लो इक्वेशन, दिस इज दी इक्वेशन या रिलेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट, दिस इज दी रिएक्शन ऑफ द रेट कांस्टेंट, दिस इज द रिएक्शन इक्वेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में? ए नॉट या ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। और इसके साथ में जो मल्टीप्लाई हुआ है, क्या हुआ है? बी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो क्लियर इनफ? गॉट इट? हाँ जी, क्लियर है। तो इसमें सिंपल सी बात है दैट के इज इक्वल्स टू, सॉरी के डैश इक्वल्स टू के बी नॉट, ये है। इसके लिए तो टी हाफ डिफाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है तो हम मतलब बेधड़क कर सकते हैं। और जो के है, इसके लिए टी हाफ डिफाइंड नॉट डिफाइंड लिख देना। क्यों? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, दूसरी चीज़ इसमें जो ध्यान देने वाली है, दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है, यही बात मैंने थोड़े दिनों पहले कही थी कि अगर तुम किसी रिएक्शन में जिसमें किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है, और अगर तुम उस रिएक्टेंट को बहुत ही एक्सेस में ले लो, तो उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट, सॉरी, ऑर्डर ज़ीरो हो जाता है। तो अगर यहाँ पे देखें हम, तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ज़ीरो हो गया है। तो तुम लिख लो व्हेन, लिखो इसमें व्हेन B is taken in excess, when B is taken in excess, when B is taken in excess, B is taken in excess, क्या लिखना था? When B is taken in excess, the order with respect to B becomes zero. The order with respect to B becomes zero
the order with respect to B becomes 0 and the reaction becomes, the rate of reaction becomes dependent on the first power of concentration of A. Hence the reaction becomes first order reaction with respect to A. Hence reaction becomes first order with respect to A, and this reaction is called pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो यहाँ पे मैंने सूडो ऑर्डर रिएक्शन लिखा है. सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो अपेरेंटली उसका ऑर्डर दिखता है एक्चुअली में वो होता नहीं है. जो अपेरेंटली दिख रहा है वो नहीं है. ठीक है. तो एक केस तो ये हो गया कि जब हमने किसी भी रेट में या किसी भी रिएक्शन में एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत हाई ले लिया है, एक्सेस में ले लिया है, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ज़ीरो हो जाएगा. ये क्लियर होगी बात. ठीक है. अच्छा, इसका एक दूसरा केस भी है. ठीक है, इसका एक दूसरा केस भी है, या यूँ कह लो उसको देखने से पहले इसमें देखो. अगर मान लो इसी का एग्जांपल है सूडो ऑर्डर का. अगर सेकंड ऑर्डर है और वो फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है तो ये एक एग्जांपल हुआ सूडो ऑर्डर रिएक्शन का. अगर थर्ड ऑर्डर है, अगर ये सेकंड ऑर्डर हो जाती है तो हम कहेंगे ये सूडो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं. क्लियर होगी ये बात. सूडो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं. गॉट इट. ठीक है जी. ओके. यहाँ पर ये ध्यान देना है दैट के डैश इक्वल्स टू के बी, और दोनों के लिए ये टी हाफ इसके लिए डिफाइंड होगा, इसके लिए डिफाइंड नहीं होगा. ठीक है. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट कि किस केस में सूडो ऑर्डर रिएक्शंस आती हैं. तो एक तो हो गया जब ये केस 1 लिख लेना, इसको केस 1 और लिखना व्हेन 1, इसमें यहाँ पे केस 1 लिखना व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज टेकन इन एक्सेस. व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज टेकन इन एक्सेस. और यहाँ पर जो दूसरा केस है दैट इज, जैसे दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है इन केस ऑफ अ कैटलिस्ट विच अपीयर्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो A plus B gives, in the presence of C gives product. ठीक है. मान लो कि इसका जो रेट है दैट इज K इंटू A B C. ठीक है. अच्छा, क्योंकि ये C पे भी डिपेंड कर रहा है. अब हम थोड़ा C के बारे में बात कर लेते हैं. कैटलिस्ट अगर अभी तक नहीं पता तो बता देता हूँ. कैटलिस्ट वो इंग्रेडिएंट होता है रिएक्शन का जो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है, लेकिन उसमें कंज्यूम नहीं होता है. बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ, अभी आगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो. ठीक है. तो कैटलिस्ट वो इंग्रेडिएंट हो गया रिएक्शन का जो कि रिएक्शन के रेट को फास्ट तो करता है लेकिन उसमें कंज्यूम नहीं होता है. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, सी की कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट बनी रहेगी. उसकी कॉन्सेंट्रेशन कभी कम नहीं होगी ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट बनी रहेगी. क्लियर होगी बात. ठीक है. अच्छा, हालांकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुमने क्या लिया है वो अलग बात है. अगर तुम इनिशियली ज़्यादा लोगे तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगी, और इनिशियली तुम सी को कम लोगे तो वो कम फास्ट होगी, लेकिन फास्ट दोनों केसेस में हो जाएगी. क्लियर है. जिसमें ज़्यादा लोगे उसमें ज़्यादा फास्ट होगी. तो हम उस पर नहीं जा रहे कि इनिशियली क्या लिया है, लेकिन अगर तुम देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन कॉन्स्टेंट रहेगी. अगर ये थ्रू आउट द रिएक्शन कॉन्स्टेंट रहेगी तो हम इसको इंस्टेड ऑफ दिस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के डैश. हाँ है ना. तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गई. थर्ड ऑर्डर से ये सेकेंड ऑर्डर हो गई. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो ऑर्डर रिएक्शन. हाँ है ना. ठीक है. तो लिखो इसमें, जैसे इस वाली केस में अगर देखो, लिखो इस वाले केस में, हाँ लिखो इसमें, इनिशियल रेट डिपेंड्स
इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन, इस वाले केस में लिखना, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड ऑन, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ के सी, will depend on the initial concentration of C, but as the reaction proceeds, the concentration of C remains constant, the concentration of C remains constant. Hence instead of keeping the concentration of reactant, concentration of catalyst in the rate law equation, hence instead of keeping concentration of catalyst in the rate law equation, we put it like this. ठीक है, we can see that the the order of reaction has reduced to 2 from 3, got it? So this is a pseudo second order reaction, तो ये सूडो रिएक्शन हो गई, ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक है। अभी सूडो की डेफिनेशन लिखो, सूडो ऑर्डर रिएक्शन की लिखो, सूडो ऑर्डर रिएक्शन करके लिखना और एरो बना के लिखो, रिएक्शन इन विच द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, reactions in which the kinetics of the reaction is studied by decreasing the order, is known as pseudo order reaction, ठीक है, आगे लिखो, it happens when a particular reaction, in a particular reaction, नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना फर्स्ट, in a particular reaction first a reactant is taken in excess, ठीक है, in a particular reaction first a reactant is taken in excess, और फिर सेकेंड लिखना, उसमें लिखना if concentration of catalyst appears in the rate law expression, क्लियर होगी बात। अच्छा, मान लो अगर मैं तुम्हें ये दे दूं इस तरीके से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, क्या ये केस डिफरेंट होगा? नहीं, ये केस एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो इस केस में भी तुम कह सकते हो ये जो रिएक्शन है, अगर मान लो मैं इसमें भी B को एक्सेस में रख दूँ, B इज़ इन एक्सेस, ठीक है, तो B इज़ इन एक्सेस, अगर B एक्सेस में हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R इक्वल्स टू K डैश इंटू A, और K डैश इक्वल्स टू K इंटू B, ठीक है। तो क्लियर होगी एक, ओके। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो भाई, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देते हैं तुमको 2, ये आगे अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूँगा और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक लेवल पे से लेना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, फर्स्ट केसेस या फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, ठीक है जी। मान लो तुम्हारे पास ये है CH3 COO C2 H5 H2O प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ठीक है, गिव्स CH3 COOH प्लस C2 H5OH, ठीक है। तो आर वी क्लियर अबाउट दिस? ये अगर तुम्हारे पास रिएक्शन है, ठीक, तो इसका रेट जो है
एसेंशियली अगर हम इसका रेट देखें तो रेट विल बी इक्वल्स टू K इंटू CH3 COO C2H5 इंटू H प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये कैटलिस्ट है और ये कहाँ आ रहा है, ये रेट लॉ इक्वेशन में। अगर H प्लस कॉन्स्टेंट है, क्योंकि H प्लस कॉन्स्टेंट होगा तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस विल हैव टू राइट इट लाइक K डैश इंटू CH3 COO C2H5 और एंड K डैश विल बी इक्वल्स टू K इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये वही देख लूँ मैं कोई कुछ छूटा तो नहीं पीछे, तो हमने सब कवर कर लिया है। टिक टिक टिक, ये भी कवर हो गया, 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 सब कुछ कवर हो गया, एग्जाम्पल्स भी हो गए हमारे। ठीक है जी, एसिडिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, गॉट इट। और ठीक है, तो ये एक तुम्हारा एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, इन्वर्जन ऑफ शुगर, केन शुगर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है जी, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है कि इसका मतलब क्या हो गया, C12H, एक सेकेंड रुको, C12H22O11 plus H2O gives H in the presence of H plus gives C6H12O11। अच्छा, इसमें एक मिनट, ये अपेरेंटली सेकेंड ऑर्डर था ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर आ गया। सेम वे इसमें भी होगा। अरे C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, सुक्रोस, ये तुम्हारा ग्लूकोस और ये तुम्हारा फ्रक्टोस। ठीक है, तो कहाँ थे हम, हाँ, तो इसकी रेट लॉ इक्वेशन क्या आएगा, R इक्वल्स टू K इंटू CH3 COO C2H5। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाला लिख रहा हूँ, ये आएगा C12O22, क्या कर रहा हूँ यार, C12H22O11 इंटू H प्लस। अगेन सेम चीज़, इसमें H प्लस क्या है, किसी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, तो इंस्टेड ऑफ दैट अब आई कैन डू कि K डैश इंटू C12H22O11 लिख सकता हूँ। यहाँ पर K डैश क्या हो जाएगा, K इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दोनों के दोनों केसेस में सिमिलर सा है। ये यहाँ पर देख रहे हो, देखने में तो ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअली में ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं एक छोटा सा, इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड है, बोल रहा है द रेट एक्सप्रेशन ऑफ नॉट दिस वन, इसी के बारे में बोल रहा है। द रेट एक्सप्रेशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ शुगर इज C12H22O11 H प्लस। ठीक है जी, और H प्लस रेज टू B है। ठीक, वो उसने दिया नहीं है, ये मतलब हमें तो पता है ना भी है कि ऐसा है, उसने दिया नहीं है कि ये सेकंड ऑर्डर है या इसके रिगार्डिंग रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, उसने इस तरीके से दे दिया। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट इट इज़ आस्किंग फॉर इज, वो कह रहा है अगर इफ़ एट pH इक्वल्स टू 5 T half is equals to 50 minutes and at pH equals to 6 T half is equals to 500 minute, then B is equal to, B क्या होगा। ठीक है, B किसके इक्वल आएगा, गॉट इट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो हम सीधे सीधे ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी।
ठीक है, तो ये फंडा हम यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर जो k डैश होगा दैट विल बी इक्वल्स टू k इंटू एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू b। ठीक है, पहली चीज़ तो हम ये लिख सकते हैं। गॉट इट, ये हम देख चुके हैं, इधर से देख चुके हैं कि भाई H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर कांस्टेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर एक तरीके से जीरो हो जाएगा, तो हम इसको K के साथ मल्टीप्लाई करके कैसे लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू K डैश, R इक्वल्स टू K डैश इंटू C12H22O11। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर होगी बात। अच्छा, अब क्योंकि हमने यहाँ पर टी हाफ की बात करी है, क्या इसके रिस्पेक्ट में K के रिस्पेक्ट में टी हाफ डिफाइंड होता है? नहीं, वो इसी चीज़ में मैंने इसलिए पहले बताई थी। ये क्या है, K डैश, इसके रिस्पेक्ट में टी हाफ डिफाइंड होगा, तो K डैश क्या हो जाएगा पहले केस में, K डैश 1 क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन ये 50, K डैश 2 क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 500। ठीक है, तो अगर मैं इसी में K डैश 1 अपॉन K डैश 2 इक्वल्स टू K तो सेम रहेगा दोनों में, इंटू H प्लस का B H प्लस 1 अपॉन H प्लस 2 B ऐसे कर दूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो मुझे पता चल गया भाई K1 डैश अपॉन K2 कितना आ जाएगा 10, भाई ये ऊपर आ जाएगा ना, ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये 10 आ जाएगा, K1 डैश अपॉन K2 डैश इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अभी इसको कैसे निकालोगे, pH दिया है ना, जब pH दिया होता है pH क्या होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो अगर तुम इसको लिखना चाहो तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10 रेज टू माइनस ऑफ pH। ठीक है, तो यहाँ पर इसके केस में 10 रेज टू माइनस 5 होगी, इसके केस में 10 रेज टू माइनस 6 होगी। ये 10 रेज टू माइनस 5 अपॉन 10 रेज टू माइनस 6, ये रेज टू b है, ये रेज टू b है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 इक्वल्स टू, ये भी कितना आ जाएगा 10 रेज टू b, तो b इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जेई का है तो जेई लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब थोड़ा सा 5-1 मिनट लेके हम क्या करेंगे, लास्ट वाला पार्ट भी कर देंगे। हमने nth ऑर्डर दे दिया, हमने सूडो ऑर्डर रिएक्शन देख ली, और अब हम nth नहीं सेकंड ऑर्डर देख लिया, अब nth ऑर्डर देख लेंगे। nth ऑर्डर इसलिए है क्योंकि अगर तुम्हें nth ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखना है या याद रख सको तो तुम फर्स्ट ऑर्डर के अलावा सबके फॉर्मूले याद रख सकते हो। तुम फर्स्ट ऑर्डर के अलावा सबके फॉर्मूले याद रख सकते हो। ठीक है, सब रिएक्शंस के, सब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के। ठीक है, यहाँ पे लिख लो nth ऑर्डर, nth ऑर्डर या nth ऑर्डर जैसे भी तुमको। ठीक है जी, nth ऑर्डर रिएक्शन, मान लो A गिव्स प्रोडक्ट, ये तुम्हारे पास रिएक्शन है, तो यहाँ पे R इक्वल्स टू K इंटू A रेज टू N है। मैं यहाँ पे वो ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। तो T इक्वल्स टू 0 पे भाई A नॉट होगा ये। ठीक है, T इक्वल्स टू T पे ये AT हो जाएगा। मैं इसमें A नॉट माइनस एक्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट को खोलूँगा तो कैसे खोलूँगा, फिर वो उसकी n का बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा सीन हो जाएगा। बहुत बेसिक लेवल पे इसको समझा देता हूँ। क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, बाकी इसकी वैसे हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, एनीवे इसकी भी ज़रूरत नहीं, छोड़ दो इसको, ये 0 है, ये भी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें R इक्वल्स टू माइनस DA अपॉन DT इक्वल्स टू K इंटू A रेज टू N आ जाएगा। ठीक है, तो DA अपॉन माइनस ऑफ DA अपॉन A रेज टू N इक्वल्स टू K DT आ जाएगा। ये यहाँ पे इनको क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो। AT कहाँ से है, 0 से लेकर AT तक, भाई यहाँ तो AT कितना, सॉरी A नॉट से लेकर AT तक होगा, ये नॉट 0 से AT, ये 0 से T तक होगा। भाई एट 0 AT इक्वल्स टू A नॉट था ना, एट T इक्वल्स टू AT इक्वल्स टू AT है। ठीक है, अच्छा माइनस ऑफ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, A रेज टू माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स ये क्या कहाँ से होगा, A नॉट से AT तक K इंटू T 0 से लेकर T तक। ठीक है, यहाँ अगर मैं इसको देखूँ तो ये n माइनस 1 लिख सकता हूँ, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन AT रेज टू, मैं सीधे सीधे वैल्यू डाल सकता हूँ, AT रेज टू n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन A नॉट रेज टू n माइनस 1, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इक्वल्स टू K इंटू T। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ रहा है, K इक्वल्स टू 1 अपॉन T इंटू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन AT
n माइनस वन अपॉन ए नॉट रेज टू n माइनस वन। ठीक है, तो आर वी क्लियर अबाउट दिस? हाँ जी, ठीक है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन हो गई फाइनल। ठीक है, अगर तुम ज़ीरो ऑर्डर की बात करते हो, ज़ीरो ऑर्डर में n को ज़ीरो रख दो, इसी से डिराइव कर लेते हैं। फॉर n इक्वस टू ज़ीरो, अगर फॉर n इक्वस टू ज़ीरो लिखूँगा तो क्या लिखूँगा? k इक्वस टू वन अपॉन टी, वन अपॉन माइनस वन इंटू वन अपॉन ए टी रेज टू माइनस वन, ए टी रेज टू माइनस वन माइनस वन अपॉन ए नॉट रेज टू माइनस वन। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ इसको? माइनस ऑफ वन बाई टी इज इक्वस टू, ये क्या आएगा? अंदर क्या आ जाएगा भाई? ये माइनस आ जाएगा ना सबका, माइनस वन बाई टी आ जाएगा ये ए रेज टू वन अपॉन, ये तो क्या आ जाएगा? ए टी आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा ए नॉट। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं टी को इधर ले जाऊँ, क्या आ जाएगा? के टी माइनस के टी इक्वस टू ए टी माइनस ए नॉट। तो याद होगा तुम्हें ए टी का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, या फिर जो भी है इस तरीके से याद होगा तुमको फॉर्मूला। ठीक है, ये फर्स्ट। अगर इसमें n इक्वस टू टू रख दो, ठीक है, n इक्वस टू टू रख दो, k इक्वस टू वन अपॉन टी, वन अपॉन n का मतलब n माइनस वन, टू माइनस वन मतलब वन, इसको ऐसे ही रहने दो, इंटू ये टू माइनस वन, वन अपॉन क्या आया था? वन अपॉन ए टी माइनस वन अपॉन ए नॉट। ये याद आ रहा है फॉर्मूला? अभी तो करवाया था याला, सिंपल फॉर्मूला आ गया। तो तुम देख रहे हो, अगर n इक्वस टू वन के अलावा मैं कुछ भी रखूँ, मैं हाफ रखूँ, चाहे ज़ीरो रखूँ, चाहे थ्री बाई टू रखूँ, चाहे टू रखूँ, तो सब में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी एंड इट विल बी वैलिड। लेकिन अगर मैं n इक्वस टू वन रख दूँ तो n इक्वस टू वन यहाँ पे ये भी वन हो जाएगा, वन माइनस वन ज़ीरो हो गया, वन माइनस वन। यहाँ देखो ये नॉट डिफाइंड है ना, तो दिस इक्वेशन इज़ नॉट डिफाइंड फॉर n इक्वस टू वन। ठीक है, तो ध्यान रख लेना दैट n इज़ नॉट इक्वल टू वन। तो इसमें लिख लो दिस इक्वेशन इज़ नॉट डिफाइंड फॉर, या इस दिस इक्वेशन इज़ डिफाइंड फॉर ऑल द ऑर्डर्स एक्सेप्ट फॉर n इक्वल्स टू वन, ऑल दी ऑर्डर्स एक्सेप्ट फॉर n इक्वल्स टू वन। और अगर मैं तुमसे टी हाफ बोलूँ कैलकुलेट करने को, टी हाफ का मतलब क्या हुआ? ए टी बिकेम ए नॉट बाय टू, सिंपल। तो यहाँ पर डाल दो भाई, टी हाफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन के आ जाएगा भाई, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, टी हाफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन के, वन अपॉन के आ गया। अच्छा, n तो नॉर्मल यही है, इसको ऐसे ही रहने दो, वन अपॉन n माइनस वन। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? वन अपॉन ए नॉट बाई टू, यहाँ पे वन अपॉन ए नॉट बाई टू हो जाएगा। ठीक, वन अपॉन ए नॉट बाई टू का होल रेज टू n माइनस वन, माइनस वन अपॉन ए नॉट रेज टू n माइनस वन, ये आएगा। तो अगर तुम इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? ये टू रेज टू n माइनस वन, माइनस वन भाई, टू रेज टू n माइनस वन। अब मैंने माइनस वन साथ में क्यों लिख दिया? चलो ठीक है यार, अलग अलग ही कर लेते हैं ताकि इतना समझाने से अच्छा तो यही है। ठीक है, अगर तुम देखो तो दोनों के दोनों सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको टू रेज टू n माइनस वन अपॉन n माइनस वन तो k ए नॉट n माइनस। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू टी हाफ। अब टी हाफ में भी चाहे तुम n इक्वल्स टू ज़ीरो डाल दो या n इक्वल्स टू टू डाल दो, दोनों केसेस में आ जाएगा। n इक्वल्स टू ज़ीरो डालोगे तो टू रेज टू n माइनस वन या टू रेज टू ज़ीरो माइनस वन, टू रेज टू ज़ीरो माइनस वन मतलब टू रेज टू माइनस वन, वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन सॉरी वन अपॉन टू माइनस वन, ये माइनस वन बाई टू आ जाएगा। ज़ीरो माइनस वन, ये माइनस वन आएगा तो माइनस वन बाई टू अपॉन माइनस वन, वन बाई टू हो गया, ये वन बाई टू हो गया, ये वन बाई टू के नीचे, और ए नॉट क्या हो जाएगा? ए नॉट रेज टू माइनस वन, ए नॉट ऊपर चला जाएगा तो ए नॉट अपॉन टू के आ जाएगा। याद है तुम्हें इसका फॉर्मूला? टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर वॉज ए नॉट अपॉन टू के। इसी तरीके से अगर तुम टी को n इक्वस टू वन रख दो, n इक्वस टू वन रखोगे तो टू रेज टू n माइनस वन, टू माइनस वन वन, टू माइनस वन, ये वन आ जाएगा, ये टू माइनस वन, ये तो वन वन हो गया, अपॉन, अपॉन में क्या आएगा? के और ए नॉट रेज टू टू माइनस वन, तो वन अपॉन
ए नॉट के आया था वो आ गया ये, ठीक है। सो बेसिक यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे हम कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू टेम्परेचर। चलो बाय बाय, टेक केयर।